Chapters 753 Second Immortal, 754 Domination Immortal Chudu, 755 Fang Yuan vs Chudu, 756 Fang Yuan vs Feng Jiuge Chapter Start, Gu। ओ, दिलचस्प है। फैंग युआन की दी हुई इमॉर्टल मटेरियल्स की लिस्ट देखकर फंग जिउगे की आंख में एक चमक आ गई और वो वापस शांत हो गया। ईस्टर्न सी के गु इमॉर्टल के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, वो कुर्सी पर इस अंदाज से बैठा था जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। उसने अपने पास बैठे मुरोंग जिनसियो से पूछा, नॉर्दर्न प्लेन्स में रिफाइनमेंट पाथ के कितने ग्रैंड मास्टर्स हैं? लिस्ट में ZY एडिटार रिफाइनमेंट पाथ के इमॉर्टल मटेरियल्स उनकी वैरायटीज बहुत ज्यादा अजीब और गरीब थीं और टाइप्स इतने अजीब थे कि उन्हें देखकर किसी का भी सर चकर जाए। फैंग युआन ने यूज पलक झपकते ही निकाल दिया। साफ जाहिर था कि उसने ये पहले से ही तैयार कर रखा था। सिर्फ रिफाइनमेंट पाथ के गु इमॉर्टल्स हाई ऐसी लिस्ट तैयार करने की जहमत उठाते हैं ताकि ऑक्शन से कुछ हासिल कर सकें। मुरोंग जिनसियो ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, नॉर्दर्न प्लेन्स में 4 बड़े रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर्स हैं। सबसे बड़े हैं याओ ट्राइब के रैंक 8 गु इमॉर्टल याओ हुवैंग। अफवाह है कि उनका रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट ग्रैंड मास्टर से भी आगे निकल गया है, शायद क्वाजी ग्रेट ग्रैंड मास्टर लेवल तक। दूसरी है मेरे मुरोंग ट्राइब की एक गु इमॉर्टल मुरोंग जू शियांग, उन्होंने एक बार सफलता से एक स्नो पाथ इमॉर्टल गु रिफाइन किया था। तीसरी है स्नोई माउंटेन की सेकंड लीडर लेडी वैनशो, उन्होंने कई डेमोनिक पाथ गु इमॉर्टल्स के लिए गु रिफाइन किए हैं। और चौथी एक अकेले कल्टीवेटर हैं, उनका नाम है लेडी मियाओली, वो एंस्लेवमेंट पाथ के गु वॉर्म्स रिफाइन करने में माहिर हैं। ये सुनकर ईस्टर्न सी के रैंक 8 गु इमॉर्टल ने सर हिलाया, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। 10वें सीक्रेट रूम में जो गु इमॉर्टल है वो मामूली नहीं है। इतने सारे गु रिफाइनमेंट मटेरियल्स मांगकर, भले ही ये एक बहुत बड़ी मांग हो, इससे उसका एम्बिशन और अनोखा कैरेक्टर साफ दिखता है। मैं हॉल में जब गु इमॉर्टल्स होश में आए तो उन्हें यह एहसास हुआ। फ्लैट ये सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। दोनों खरीदार काफी दमदार कैरेक्टर्स हैं, उनके पास औकात से ज्यादा परचेसिंग पावर है। और सेलर को भी कम नहीं समझना चाहिए, उसका बैकग्राउंड एकदम मिस्टीरियस है, वो बिल्कुल अकाल से परे है। कीन बाई शेंग ये सब सोचते हुए बड़े उत्साह से देख रहा था। वो इस ऑक्शन का ऑर्गेनाइजर था, उस पता था कि पहले सीक्रेट रूम में बैठा रैंक 8 गु इमॉर्टल ईस्टर्न सी से आया है। ईस्टर्न सी गु इमॉर्टल, भले ही वो रैंक 8 था, यूज नॉर्दर्न प्लेन्स में खुद को काबू में रखना था। खासकर ऑक्शन जैसी जगह पर बाहर वालों को आसानी से टारगेट किया जा सकता था। इसलिए ईस्टर्न सी गु इमॉर्टल और मुरोंग जिनसियो ने अपनी पहचान छुपाने का फैसला किया और इस सीक्रेट रूम को चुना। जब से उन्हें ऑक्शन में शामिल होना था, उन्हें कीन बाई शेंग से इंटरैक्ट करना पड़ा, जिसने उनकी पहचान छुपाने में मदद की और उन्हें पहला सीक्रेट रूम दिया। ये एक तरह का सम्मान था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी शाह हुवैंग देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन हो सकता है कि उसके पीछे कोई रैंक 8 मॉन्स्टर हो, और ये रैंक 8 ग्रेट एक्सपर्ट गु रिफाइन करने में माहिर है। मुझे डर है कि फेरी लीशन भी ये जानती है। वर्ण वो एक मामूली सा रैंक 6 इमॉर्टल ज़ॉम्बी स्नोई माउंटेन के तीसरे लीडर के इतने करीब क्यों होगा? कीन बाई शेंग एक अंदाजा लगा रहा था। एक तरह से वो सही था, क्योंकि फैंग युआन के पीछे लंग या लैंड स्पिरिट था और अपने जमाने में लॉन्ग हेयर एंसेस्टर यकीनन एक रैंक 8 गु इमॉर्टल था। इस हिसाब से मैं इसमें 150 थंडर साउंड लीव्स जोड़ता हूं। थोड़ी देर की शांति के बाद फंग जिउगे ने सबसे पहले बोला। हॉल में हैरान होने की आवाजें सुनाई देने लगी। थंडर साउंड लीव्स आम नहीं थे, वो बाहर की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते वो सिर्फ जबरदस्त लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन से हाई बांध सकते थे। ये गरज और बिजली से बना हुआ एसेंस था, लेकिन थंडर साउंड लीव्स बहुत रेयर उन्हें पाना मुश्किल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि साधारण गु इमॉर्टल को अपने इमॉर्टल एपर्चर ट्रिब्यूलेशन से गुजरने में ही मुश्किल होती थी। उनके पास ट्रिब्यूलेशन के दौरान थंडर साउंड लीव्स चुनने की काबिलियत नहीं होती थी, और अगर उनके पास काबिलियत होती भी तो उन्हें थंडर साउंड लीव्स चुनने के लिए एक खास तरीका चाहिए होता था। इसलिए ट्रेजर येलो हेवन में भी थंडर साउंड लीव्स बहुत रेयर थे, लेकिन अब फंग जिउगे उनमें से 150 ऑफर कर रहा था। ही ईस्टर्न सी गु इमॉर्टल हंसा, क्या प्रिंस फंग जियान इतने छोटे दिल के हैं? इस लिस्ट में साफ लिखा है कि सेलर को 280 थंडर साउंड लीव्स चाहिए। थोड़ी देर रुकने के बाद ईस्टर्न सी गु इमॉर्टल ने चिल्लाकर कहा, मेरे पास 307 हेवन फ्लाइंग जेड्स हैं। हेवन फ्लाइंग जेड ये एक ऐसा जड़े है जो इंसान को अजूर हेवन यानी इमेमोरियल 9 हेवंस में से एक में उड़ने देता है। इस जड़े में कुछ मिस्टिकल सेंसेस होते हैं
ये एक परिंदे या जानवर की तरह है, ये खुद ही पकड़े जाने से बच सकता है। पहले सीक्रेट रूम में कौन है? उसने एक साथ 307 हेवन फ्लाइंग जेड्स ऑफर कर दिए, ये सीधे लिस्ट की मांग को पूरा करता है। हॉल में फिर से सरसराहट होने लगी। असल में ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल को भी दिल में दर्द हो रहा था। यूज एक बार मौका मिला था और वो एक्सप्लोर करने के लिए एक बड़े अजूर हेवन फ्रैगमेंट वर्ल्ड में घुसा था, जहां उसने 400 से ज्यादा हेवन फ्लाइंग जेड्स हासिल किए थे, और इस चक्कर में वो जख्मी भी हुआ था। अभी वर्ल्डली वेव ट्रेस इमॉर्टल गू के लिए कम्पीट करने के लिए उसने उनमें से ज्यादातर ऑफर कर दिए ताकि अपने कंटेंडर पर एक बड़ा वार कर सके। सिंगल रूम में फंग जियोगे ने नाक से आवाज निकाली, उसका चेहरा गंभीर हो गया। दूसरे की हरकत से यूज एहसास हुआ कि वो भी उसकी तरह ही वर्ल्डली वेव ट्रेस इमॉर्टल गू को हासिल करने के लिए डिटर्मिन्ड था। एक साथ 307 हेवन फ्लाइंग जेड्स ऑफर करना, ये उनकी जबरदस्त दौलत दिखाता था। वो एक शक्तिशाली दुश्मन थे। लेकिन फंग जियोगे कौन था? वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के दास महान पुराने सेक्स में सबसे ज्यादा बैटल स्ट्रेंथ वाला शख्स माना जाता था। भले ही वो रैंक 7 था, वो रैंक 8 गू इमॉर्टल्स का सामना कर सकता था। उसके पीछे स्पिरिट एफिनिटी हाउस का सपोर्ट था, और इतने सालों की जमा पूंजी के साथ उसकी बुनियाद बहुत ही मजबूत थी। अगर इस ऑक्शन में कोई रैंक 6 या 7 गू इमॉर्टल था जो रैंक 8 ग्रेट एक्सपर्ट से टक्कर लड़ सकता था, तो फंग जियोगे यकीनन उनमें नंबर 1 था। और डालो। फंग जियोगे ने बिल्कुल नहीं हिचकिचाया। उसने जारी रखा, मैं 10,000 स्टार प्यूपल्स ऐड करूंगा। स्टार प्यूपल्स इमेमोरियल 9 हेवंस का एक दुर्लभ मटेरियल जो 5 रीजन्स में नहीं मिलता था। ये एक इमॉर्टल मटेरियल था जो ब्लू हेवन से निकला था। ब्लू हेवन में सितारे बेफिक्री से इधर उधर उड़ते द और उनसे बेइंतहा स्टारडस्ट की बारिश होती थी। इस अनगिनत स्टारडस्ट के टुकड़ों में से कुछ 8 कोने वाले द, कुछ 5 कोने वाले, 7 कोने, 16 कोना। कुछ स्टारडस्ट के टुकड़े बिना कोनों के भी थे, वो गोल थे। ये बिना कोनों वाले टुकड़े गोल हीरो जैसे थे। सितारों की रोशनी एक आंख की पुतली की शक्ल में जमा हो जाती थी, इसलिए उन्हें स्टार प्यूपल्स के नाम से जाना जाता था। फंग जियोगे का ऑफर गू इमॉर्टल्स को हैरान कर गया। जब ये लिस्ट पहली बार आई थी, मैंने सोचा था कि कोई भी खरीदार इतना बेवकूफ नहीं होगा जो एक इमॉर्टल गू के लिए इतनी बड़ी कीमत देगा। वे गलत था। लिस्ट में सिर्फ 8,000 बिना कोनों वाले स्टारडस्ट के टुकड़े चाहिए, लेकिन सॉर्डमास्टर यूलान 10,000 ऑफर कर रही है। ये साफ तौर पर कंपेटिटर के खिलाफ एक काउंटर अटैक है। बहुत अमीर, ये लोग बहुत अमीर हैं। क्या ये एक रैंक 8 की जमा पूंजी है? इन लोगों के सामने मैं तो एक भिखारी जैसा हूं। ऐसी फीलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल ने फंग जियोगे का ऑफर सुना और एक पाल के लिए उसकी सांस रुक गई। ईमानदारी से कहूं, उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसके ऑफर पर एक और जोरदार काउंटर अटैक होगा, एक और भी मजबूत जवाबी हमला। वैसे तो स्टार प्यूपल्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सेलर को याद दिलाना चाहता हूं। स्टार प्यूपल्स आखिरकार क्वालिटी में अलग अलग होते हैं। एक टूटा हुआ स्टार प्यूपिल और एक पूरा स्टार प्यूपिल की वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क होता है। ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल ने कहा। फैंग युआन ने यह सुना और सोचा, पहले सीक्रेट रूम से आई आवाज सही थी, ये सच था। लेकिन लंग या लैंड स्पिरिट की इमॉर्टल मटेरियल लिस्ट पर उसने इसका जिक्र नहीं किया था। वजह यह थी कि लंग या लैंड स्पिरिट ने ऐसी सिचुएशन की उम्मीद हाई नहीं की थी। उसने सोचा, स्टार प्यूपल्स जमा करना ही बहुत मुश्किल है। अगर कुछ भी मिल जाए तो अच्छा है, क्वालिटी कोई इशू नहीं है, वो सेकेंडरी चीज है। तुमने इतना कुछ बोल तो दिया, लेकिन क्या तुम सच में नया ऑफर दे सकते हो? अगर नहीं, तो मेरे पास यहां और भी बहुत कुछ है। फंग जियोगे ठंडी मुस्कान के साथ बोला। उसने अपना हमला जारी रखा। रीजन सैंड, सन सॉल्ट, स्टार गैलेक्सी विंड, प्लेन फायर और 3 और इमॉर्टल मटेरियल्स का जिक्र किया। भले ही उनकी मात्र लिस्ट को पूरा नहीं करती थी, लेकिन वैरायटी इतनी थी कि हैरान करने के लिए काफी थी। एक गू इमॉर्टल ने फौरन आह भरी। फेरी यूलैंड ठंडी और घमंडी है, वो सब कुछ दाव पर लगा रही है। दुश्मन के ऑफर करने से पहले ही उसने फिर से बोली बढ़ा दी। उसके पास बैठे एक गू इमॉर्टल ने एनालाइज किया, ये एक बिडिंग टैक्टिक है। मेरे ख्याल से पहले सीक्रेट रूम का मिस्टीरियस गू इमॉर्टल भी एक जबरदस्त शख्स है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। फंग जियोगे के ऑफर ने पहले सीक्रेट रूम में बैठे ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल को एक याद दिलाई। सही कहा, सेलर ऐसी लिस्ट निकाल सकता है तो वो जरूर रिफाइनमेंट पाथ कल्टिवेट करता है। गू रिफाइन करने के लिए बहुत सारी वैरायटी के मटेरियल्स चाहिए होते हैं, एक ही मटेरियल की बड़ी क्वांटिटी काफी नहीं होती। दूसरा पार्टी उन्हें आकर्षित करने के लिए ऐसा ऑफर दे रहा है, मुझे भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी।
ईस्टर्न सी गू इमोर्टल ने सोचा और फिर से चिल्लाया। उसने फंग जियोगे से मुकाबला किया, इमोर्टल मटेरियल्स की बड़ी मात्रा ऑफर की, जिसने वहां मौजूद गू इमोर्टल्स को सुन कर दिया जैसे वो कोई सपना देख रहे हों। कुछ राउंड्स के बाद, चाहे वो फंग जियोगे हो या ईस्टर्न सी गू इमोर्टल, दोनों की सांसें फूलने लगी। सीक्रेट रूम में साइड में बैठे गू इमोर्टल मुरोंग जिन सियो अब कुछ नहीं कह पा रहा था। ये दो नए पागल है। एक सिंगल रूम में रैंक 8 गू इमोर्टल 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर ने अपना सर हिलाया और मजबूरी में आह भरी। उसके कल्टीवेशन में मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ शामिल यूज पांचों पाथ्स के गू वॉर्म्स चाहिए थे। वो वाटर पाथ इमोर्टल गू वर्ल्डली वेव ट्रेस की ऑक्शन में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन इस कंपटीशन को देखकर उसकी इच्छा कम हो गई। फैंग युआन काफी हैरान था। अगर वो फंग जियोगे और ईस्टर्न सी गू इमोर्टल की बोली को एक साथ जोड़ दे तो लिस्ट में दिए गए आधे से ज्यादा मटेरियल्स जमा हो जाते। ऑफ कोर्स, फैंग युआन उनमें से सिर्फ एक को चुन सकता था। इस बोली में दो विजेता नहीं हो सकते थे। फैंग युआन ज्यादा खुश नहीं था, उसकी निगाहों में एक अनिश्चितता चमक रही थी। दूसरे पार्टीज बेवकूफ नहीं थे। वो वर्ल्डली वेव ट्रेस इमोर्टल गू के पीछे इतनी शिद्दत से पड़े थे, ये साबित करता था कि उनके लिए इस इमोर्टल गू से उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता था। मैं 5 किलोग्राम ड्रंक इमोर्टल ची ऑफर करूंगा। एक तरफ ईस्टर्न सी गू इमोर्टल ने एक और ऑफर दिया। ऑक्शन हॉल में हलचल मच गई, जैसे कोई छोटा सा धमाका हुआ हो। यह ड्रंक इमोर्टल की क्या है? यह भी एक इमोर्टल मटेरियल है, लेकिन इसका इस्तेमाल काफी अनजान है। यह गू इमोर्टल्स तक को नशे में धूत कर सकता है, यह सिर्फ एक खास माहौल में ही बन सकता है। यह ड्रंक इमोर्टल की आमतौर पर ट्रेसेस में बिकता है। ट्रेजर येलो हेवन में भी कंडेंस्ड ड्रंक इमोर्टल की जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो ग्राम्स में बिकता है। ये किलोग्राम्स में कब से बिकने लगा? ईस्टर्न सी गू इमोर्टल सच में बहुत अमीर था। इस भारी वार से फंग जियोगे का चेहरा भी गंभीर हो गया। फंग जियोगे इस ड्रंक इमोर्टल की कीमत जानता था, 5 किलोग्राम तो बस कमाल ही था। फंग जियोगे हिचकिचा रहा था। अगर उसने फिर से ऑफर दिया तो यूज 5 किलोग्राम ड्रंक इमोर्टल की के बराबर की कीमत देनी पड़ेगी। उसने खुद को शांत किया और सोचा, खुद से पूछा, सिर्फ वर्ल्डली वेव ट्रेस इमोर्टल गू के लिए क्या ऐसी कीमत चुकाना वर्थ इट है या नहीं? ऑफ कोर्स यह वर्थ इट था। वाटर पवेलियन को फिर से बनाना स्पिरिट एफिनिटी हाउस की बरसों पुरानी ख्वाहिश थी। भले हाई स्पिरिट एफिनिटी हाउस के पास वाटर पवेलियन का पूरा रेसिपी था, वो सिर्फ मॉर्टल गू हाई रिफाइन कर सकते थे। इमोर्टल गू अनोखे थे। वाटर पवेलियन के लिए स्पिरिट एफिनिटी हाउस ने डिटेल्ड मिशंस रखे थे। हर कोर इमोर्टल गू को वापस लाने पर एक बड़ा इनाम था। अगर ऐसी बात है तो आओ देखते हैं। फंग जियोगे ने तेजी से सोचा और अपना मन बनाने के बाद उसने दांत पीसते हुए एक और इमोर्टल गू निकला। यह है स्ट्रेंथ पाथ इमो। चैप्टर 754 डोमिनेशन इमोर्टल छूडू। खामोशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। ऑक्शन हॉल जल्द हाई शोरगुल से गूंज उठा। गू इमोर्टल्स आपस में बात करने लगे। हॉल में बैठे कई गू इमोर्टल्स की नजर एक सिंगल रूम की तरफ चली गई। ये वही सिंगल रूम था जहां फेरी यूलैन अंदर थी। सब लोग अनजाने में ही देखना चाहते थे कि सॉर्ड मास्टर यूलैन का चेहरा कैसा था जब उसने इतना हैरान करने वाला फैसला लिया। यहां तक कि ऑर्गेनाइजर कीन बाई शेंग भी थोड़ा हैरान था। उसने पूछा, एक के बदले दो, क्या आपका यही मतलब है फेरी यूलैन? हाँ, यही बात है। फंग जियोगे ने फैसला कर लिया था। अब उसके मन में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। फंग जियोगे की हाँ सुनकर हॉल में चर्चा थोड़ी धीमी हो गई। फंग जियोगे एक साउंड पाथ गू इमोर्टल था, उसके पास डू स्ट्रेंथ पाथ इमोर्टल गू कैसे हो सकते थे? सच तो यह था कि उसके पास इन डू से कहीं ज्यादा इमोर्टल गू थे। फंग जियोगे दास गू इमोर्टल्स को चुपके से नॉर्दर्न प्लेन्स में लाया था। उसके पास जरूरी मिशंस थे। पहला था 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के गिरने के पीछे के जिम्मेदार को ढूंढना, वो शख्स जिसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अरेंजमेंट्स को वक्त से पहले एक्टिवेट कर दिया था। दूसरा था जितने हो सके उतने इमोर्टल गू जमा करना। इस लक्ष्य को पाने के लिए सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमोर्टल्स ने कई तरीके तैयार किए थे। उनमें से एक तरीका था गू एक्सचेंज करना, इसलिए वो अपने सेक्स से कई इमोर्टल गू साथ लाए थे। आखिरकार गू वॉर्म्स को छीनना मुश्किल था। एक गू मास्टर सिर्फ एक सोच से अपने गू वॉर्म्स को पाल भर में नाश कर सकता है। यही बात इमोर्टल गू पर भी लागू होती थी। जो इमोर्टल गू वो अपने साथ लाए थे वो ZYA डिटार एंड पॉपुलर पाथ्स के जैसे कि स्ट्रेंथ पाथ, की पाथ और दूसरे। नॉर्दर्न प्लेन्स की खबर हमेशा दास महान पुराने सेक्स के पास रहती थी। कीन बाई शेंग ने ऑक्शन आयोजित करने की बात छुपाई नहीं थी, बल्कि उसने इसका खूब प्रचार किया था। इसलिए
फंग जियोगे और दूसरों ने इसके बारे में तभी सुन लिया था जब वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में थे। ये कहा जा सकता है कि फंग जियोगे का ऑक्शन में आना कोई आखिरी वक्त का फैसला नहीं था, उसने इसकी प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी। आज की दुनिया में स्ट्रेंथ पाथ की हालत अच्छी नहीं थी, वो कमजोर हो रहा था। जिनके पास पैसा और एम्बिशन था वो कभी भी स्ट्रेंथ पथ में कल्टीवेशन करना नहीं चुनेंगे। इन गू वॉर्म्स को दूसरे पाथ्स के गू वॉर्म्स से एक्सचेंज करना 10 सेक्स के लिए ये एक तरह की जीत थी। भले हाई ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल एक रैंक 8 ग्रेट एक्सपर्ट था, जब उन्होंने सच में मुकाबला किया तो वो फंग जियोगे से हार गया। आखिरकार फंग जियोगे के पीछे 10 महान पुराने सेक्स का हाथ था, जबकि ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल चुपके से नॉर्दर्न प्लेन्स में आया था और इस ऑक्शन में शामिल हुआ था। ये उसका पर्सनल मामला था। फंग जियोगे के पास एक के बदले 2 एक्सचेंज करने का संकल्प था, पर दूसरे के पास नहीं। लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने आखिरी कोशिश की, बोली लगाते हुए, मैं इसमें जोड़ूंगा एक सैंडलवुड सेक्रेड एलिफेंट का अंडा। हॉल में फिर से हल्की सी हलचल हुई। एक सैंडलवुड सेक्रेड एलिफेंट एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट है। जब ये बड़ा हो जाता है तो ये रैंक 7 गू इमॉर्टल्स को टक्कर दे सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि इसे बचपन से पाला जाए, एक गहरा रिश्ता बनाया जाए, तब धोखा मिलने का चांस कम होता है। एक जिंदा एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट की कीमत बहुत ज्यादा होती है। अगर इसको ठीक से मैनेज किया जाए तो ये एक अनंत मूल्य वाले खजाने की तरह है। सेक्रेड एलिफेंट का खून एक अच्छा इमॉर्टल मटेरियल है। सेक्रेड एलिफेंट के दांत निकालने के बाद भी वापस उग जाते हैं। पहले सीक्रेट रूम का गू इमॉर्टल एक अलग अप्रोच इस्तेमाल कर रहा है। ये काफी इंप्रेसिव है। एक इमॉर्टल गू के मुकाबले एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट, दोनों की तुलना करें तो दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं, फैसला करना मुश्किल है। इमॉर्टल गू बेशक यूनिक होते हैं, लेकिन एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स भी काम के होते हैं। खास करके जब सेलर को रिफाइनमेंट पाथ में दिलचस्पी लग रही है, हो सकता है वो पिघल जाए और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट को चुन ले। लोगों ने चर्चा की। इस मोड़ पर फंग जियोगे और ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल ने बोली लगाना बैंड कर दिया। सिचुएशन अब अनिश्चित थी। फंग जियोगे एक के बदले 2 दे रहा था, उसका संकल्प बड़ा था और उसके जीतने के चांसेस ज्यादा थे। लेकिन ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल का ऑफर भी उतना ही लुभावना था, उसके पास भी जीतने का मौका था। जैसे हाई ऑक्शन हॉल शांत हुआ, सब फैंग युआन के फैसले का इंतजार करने लगे। यह ऑक्शन का एक अनापेक्षित चरम था। इसका अंजाम क्या होगा? कौन विजेता बनेगा जो वर्ल्डली वेव ट्रेस इमॉर्टल गू हासिल करेगा? सभी उत्साह से इंतजार कर रहे थे। फैंग युआन ने सोचा और फिर अपना फैसला लिया। उसने चुपके से कीन बाइशेंग को सूचित किया। कीन बाइशेंग ने सर हिलाया और सबके सामने ऐलान किया, सेलर ने फैसला कर लिया है, वो वर्ल्डली वेव ट्रेस इमॉर्टल गू फेरी यूलैन को बेचेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, सबने राहत की सांस ली और अपनी चर्चा शुरू कर दी। फेरी यूलैन का जीतना लॉजिकल था। आखिरकार ये एक के बदले 2 का सौदा था। अगर मैं होता तो मैं एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट चुनता। आखिरकार डू इमॉर्टल गू इस्तेमाल करने का इमॉर्टल एसेंस का खर्चा बहुत ज्यादा है। यह वर्ल्डली वेव ट्रेस इमॉर्टल गू किस खुशनसीब का है? उसने इसे इतनी अच्छी कीमत पर बेचा, एक इमॉर्टल गू के बदले 2। सच में, अगर मैंने ये खुद नहीं देखा होता तो मैं कभी विश्वास नहीं करता। फेरी यूलैन, या ये कहें प्रिंस फंग जियान का जरूर कोई और मकसद है। वो बेवकूफ नहीं है। अगर वो इतनी बड़ी कीमत दे रहे हैं तो उन्हें मिलने वाला फायदा भी उससे कहीं ज्यादा होगा। जहां डिमांड होती है वहां मार्केट होता है और मुनाफा कमाया जा सकता है। जितनी ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा मुनाफा। सिर्फ वही नहीं, फैंग युआन भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि स्वॉर्डमास्टर यूलैन ने इतनी बड़ी कीमत पर वर्ल्डली वेव ट्रेस इमॉर्टल गू क्यों खरीदा। प्रिंस फंग जियान, ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल ने यह नाम बड़बड़ाया और उसका चेहरा थोड़ा सा काला पड़ गया। ऑक्शन जारी रहा और अगला एक अर्थपात इमॉर्टल गू पेश किया गया। लेकिन माहौल पहले से कहीं नीचे था। ZYA डटार गू इमॉर्टल्स अभी भी पहले वाली सिचुएशन के बारे में सोच रहे थे। वो अभी भी यूएस पर चर्चा कर रहे थे। अमीरी और दौलत का मतलब क्या होता है, उन्होंने आखिरकार साफ साफ देख लिया था। भले ही कई लोगों को शक था कि प्रिंस फंग जियान, एक फायर पाथ कल्टिवेटर, एक वाटर पाथ इमॉर्टल गू में क्यों दिलचस्पी लेगा, लेकिन एक रैंक 8 ग्रेट एक्सपर्ट का दिमाग समझना मुश्किल था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका कोई बाहरी आदमी आसानी से अंदाजा लगा सके। एक मेनस्ट्रीम पाथ का इमॉर्टल गू कुछ हाई राउंड्स की बोली के बाद तेजी से बिक गया। इस जल्दी सौदे ने लोगों को थोड़ा बोरियत का एहसास दिलाया। इस पर कीन बाइशेंग मजबूर था, वो सिर्फ फीकी मुस्कान दे सकता था। चरम के बाद उतार आना ही था।
आखिरकार फंग जियोगे और ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल की बोलियां इतनी प्रभावशाली थीं कि उन्होंने कई गू इमॉर्टल्स की बोली लगाने की इच्छा को कमजोर कर दिया था। फैंग युआन एक सीक्रेट रूम में बैठा डू स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू के साथ खेल रहा था और ऑक्शन पर ध्यान दे रहा था। इमॉर्टल गू से जुड़े सौदे मौके पर ही किए जाते थे। फैंग युआन ने अन इमॉर्टल मटीरियल्स को देखा, उसने चेक किया कि क्वांटिटी में कोई गड़बड़ नहीं थी। फंग जियोगे के सहयोग से दोनों स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू पूरी तरह से फैंग युआन ने रिफाइन कर लिए थे, अब वो उसके थे। उसी समय वर्ल्डली वेव ट्रेस इमॉर्टल गू फंग जियोगे के हाथों में था। यह है वर्ल्डली वेव ट्रेस इमॉर्टल गू। इतने सालों बाद आखिरकार ये स्पिरिट अफिनिटी हाउस के हाथों में वापस आ गया। फंग जियोगे ने धीरे से आ भरी, उस कुछ भावनाएं महसूस हो रही थीं। जैसे जैसे एक एक करके इमॉर्टल गू नीलम होते गए, वक्त के साथ ऑक्शन हॉल का माहौल फिर से गर्म हो गया। अगला है 34वां ऑक्शन आइटम, स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू कॉल्ड्रन स्ट्रेंथ। ये एक दुर्लभ स्ट्रेंथ पाथ डिफेंसिव इमॉर्टल गू है। एक्टिवेट होने पर ये एक स्ट्रेंथ कॉल्ड्रन बना सकता है जो खुद की रक्षा करता है। सेलर को एक विजडम पाथ इमॉर्टल गू चाहिए, कीन बाई शेंग ने कहा। हॉल में बैठे ZYA डटार गू इमॉर्टल्स को इसमें कम ही दिलचस्पी थी। स्ट्रेंथ पाथ का पतन हो रहा था, कुछ ही लोग इसकी कल्टिवेशन करते थे, इसलिए मार्केट में इसकी डिमांड कम थी। जैसे हाई कॉल्ड्रन स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू का मालिक चिंतित हो रहा था, एक सिंगल रूम से एक खुरदरी और अनोखी आवाज आई, विजडम पाथ इमॉर्टल गू लविंग अफेक्शन। ये आवाज, यह तो डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू है। हॉल में से किसी ने फौरन चिल्लाया। सही कहा, यह वही होना चाहिए, उसकी आवाज ऐसी ही खुरदरी है। सोचा ना था कि डोमिनेशन इमॉर्टल भी आए हैं। इसमें अजीब क्या है, लॉर्ड चूडू एक मशहूर स्ट्रेंथ पाथ एक्सपर्ट हैं, कीन बाई शेंग उन्हें क्यों नहीं बुलाएगा। डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू। एक सिंगल रूम में फंग जियोगे ने अपनी चाय पी और उसकी ऊँगी चमक उठी। नॉर्दर्न प्लेन्स आने से पहले उसने कुछ जानकारी हासिल की थी। डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू के बारे में जानकारी काफी विस्तारित थी और फंग जियोगे ने यूएस पर बहुत जोर दिया था। चूडू एक दुर्लभ स्ट्रेंथ पाथ गो इमॉर्टल था। ना सिर्फ उसके पास जबरदस्त बैटल स्ट्रेंथ थी, बल्कि उसके पास टैलेंट की भी कोई कमी नहीं थी। उसने खुद स्ट्रेंथ पाथ की एक साइड ब्रांच बनाई थी। स्ट्रेंथ पाथ एक बहुत बड़ा पथ था, एक जमाने में इसका बोलबाला था। अभी स्ट्रेंथ पाथ बीस्ट स्ट्रेंथ फैंटम ब्रांच, एटमॉस्फेरिक हेवन एंड अर्थ ब्रांच और ह्यूमन स्ट्रेंथ जून स्ट्रेंथ ब्रांच में बनता हुआ था। बीस्ट स्ट्रेंथ फैंटम ब्रांच में बुल स्ट्रेंथ, टाइगर स्ट्रेंथ और दूसरे शामिल द स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू, आयरन क्राउन ईगल स्ट्रेंथ गू, जो फैंग युआन ने कुछ समय पहले हासिल किया था, वो इसी ब्रांच का था। एटमॉस्फेरिक हेवन एंड अर्थ ब्रांच प्रकृति की शक्ति थी, जैसे विंड स्ट्रेंथ, वाटर स्ट्रेंथ, फायर स्ट्रेंथ और दूसरे, या जैसे कि पुलिंग माउंटेन और पुलिंग वाटर जो फैंग युआन ने वर्ल्डली वेव ट्रेस इमॉर्टल गू बेचकर हासिल किए थे, दोनों इसी ब्रांच के थे। ह्यूमन स्ट्रेंथ जून स्ट्रेंथ ब्रांच जिन स्ट्रेंथ गू, स्ट्रेंथ ऑफ 10 जिन गू, जून स्ट्रेंथ गू, स्ट्रेंथ ऑफ 10 जून गू, स्ट्रेंथ ऑफ 100 जून गू और दूसरों को रेफर करता था। ये छोटी सी ब्रांच सिर्फ चूडू ने बनाई थी। उसने स्ट्रेंथ पथ को एक नए रास्ते पर लाया और इस मरते हुए पथ को अपने तरीकों से फिर से जिंदा किया। अभी ह्यूमन स्ट्रेंथ जून स्ट्रेंथ ब्रांच नॉर्दर्न प्लेन्स में मेन स्ट्रीम स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेशन बैन चुका था। नॉर्दर्न प्लेन्स के सभी गू मास्टर्स के पास एक स्ट्रेंथ पाथ फाउंडेशन था। अन सबने जिन स्ट्रेंथ गू, स्ट्रेंथ ऑफ 10 जिन गू, जून स्ट्रेंथ गू, स्ट्रेंथ ऑफ 10 जून गू और दूसरों का इस्तेमाल किया था। ये कहा जा सकता है कि डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू ने अकेले हाई स्ट्रेंथ पाथ की सिचुएशन को पलट दिया था और दुनिया के सभी गू कल्टिवेटर पाथ्स को प्रभावित किया था। फंग जियोगे को ऐसे शख्स पर जरूर ध्यान देना था, बल्कि ये खास तौर पर बहुत ज्यादा ध्यान था। नॉर्दर्न प्लेन्स में लगातार लड़ाइयां होती रहती हैं और ये एक ऐसी जगह भी है जहां से हीरोज निकलते हैं। अगर मौका मिला तो मुझे इस डोमिनेशन इमॉर्टल से मिलना होगा। फंग जियोगे के होठों पर एक उत्साहित मुस्कान आ गई। इस दुनिया के सभी हीरोज से मिलना, ये एक सच्चे आदमी का एम्बिशन था। तभी एक आवाज गूंजी, डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन इमॉर्टल गू और 5000 किलोग्राम क्लाउड सॉइल ग। फंग जियोगे ने अपने मुंह से चाय थूक दी। उसकी अणु फैली की फैली रह गई और वो अपना आपा खो बैठा। डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन इमॉर्टल गू, वो चिल्लाया। कसम से, जिस बात का डर था वही हुआ। इमॉर्टल गू को ऑक्शन में रखा जा सकता था, तो जाहिर है उन्हें दूसरे इमॉर्टल गू के लिए ट्रेड भी किया जा सकता था। अगर ऐसा नहीं होता तो सभी रजिस्टर्ड इमॉर्टल गू अटके रहते और ट्रेड के लिए अवेलेबल नहीं होते, जिससे ऑक्शन की सफलता पर बहुत असर पड़ता। फंग जियोगे इस नियम को समझता था और इसलिए वो चिंतित था।
जिस चीज की आप चिंता करते हो वो जरूर होती है। फैंग युआन को स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू चाहिए था। वो इस स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू पर बहुत पहले से नजर रखे हुए था। अभी उसने डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन इमॉर्टल गू ऑफर किया। ये उसके ओरिजिनल प्लान का हिस्सा था। एक हेवन पिलर विंड। फैंग युआन के कंपटीशन का सामना करते हुए डोमिनेशन इमॉर्टल चू डू ने अपनी बोली बढ़ाई। हेवन पिलर विंड काफी खास था। यह ग्रीन हेवन से निकला था। ये एक ऊंचे स्तंभ जैसा था, बेहद ऊंचा और लंबा। जब ये चलती है तो ये कोई हलचल नहीं मचाती, सिर्फ अपनी जगह पर चलती है। बाहर से ये एक विशाल स्तंभ जैसा दिखता था जो आसमान तक जाता था। एक हेवन पिलर विंड की कीमत बहुत ज्यादा थी। यह फंग जिउगे की पहली बोली यानी 150 थंडर साउंड लीव्स से कम नहीं थी। डोमिनेशन इमोर्टल चू डू। फैंग युआन ने बड़बड़ाया, फौरन समझते हुए, लगता है इस बार तुम ही मेरे सबसे बड़े कंपेटिटर हो। चैप्टर 755 फैंग युआन वीएस चू डू द स्वान सीक्रेट रूम एक स्काई ड्रैगन का पूरा स्केलेटन साथ में 1500 ग्राम फ्योरी पाउडर ऑफर करता है। कीन बाइशेंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाया। चू डू ने माथे पर बाल डाले। उसने अभी अभी एक हेवन पिलर विंड की बोली लगाई थी और 10वें सीक्रेट रूम के गू इमॉर्टल ने फौरन बिना हिचकिचाए कीमत बढ़ा दी। ये एक तगड़ा दुश्मन है। चू डू ने मन ही मन आ भरी। फंग जिउगे और ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल के बीच पिछली बोली की जंग में कीमत डू इमॉर्टल गू के बदले एक पर तय हुई थी, जिससे 10वें सीक्रेट रूम को बहुत फायदा हुआ था। ऑक्शन में हर कोई ये जानता था। चू डू को प्रेशर महसूस होने लगा। वो भी एक अनुभवी गू इमॉर्टल था जिसका रैंक 7 कल्टिवेशन और गहरा फाउंडेशन था। अपने पीक टाइम में उसके पास खर्च करने के लिए जो इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स वो कई 10,000 से भी ज्यादा थे। लेकिन अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं थी। चू डू ने हाल ही में अपने इमॉर्टल एपर्चर की एक ट्रिब्यूलेशन को सफलता से पार किया था, लेकिन इसके नतीजे में उसका फाउंडेशन कमजोर हो गया था। इसलिए उसने हेवनली विंड शी वॉल को तोड़ा और रिसोर्सेज जमा करने के लिए व्हाइट हेवन के अंदर चला गया। उसने कुछ मुनाफा कमाया, लेकिन वो जख्मी हो गया और इन जख्मों को भरने के लिए यूज दूसरों से इमॉर्टल गू उधार लेना पड़ा, जिसमें उसका बहुत खर्चा हुआ। कुल मिलाकर यूज नुकसान हाई हुआ। इमेमोरियल 9 हेवंस में रिसोर्सेज की भरमार थी, लेकिन वो खतरनाक इलाके भी थे। वहां फायदे के साथ रिस्क भी जुदा था। इसलिए इस वक्त चू डू के पास खर्च करने के लिए पैसे काफी कम थे। लेकिन स्ट्रेंथ पाथ डिफेंसिव इमॉर्टल गू रेयर होते हैं। मैं इतने लंबे समय से एक स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल हूं, लेकिन आज ही मुझे एक मिला है। अगर मैं इसे हासिल करने की पूरी कोशिश नहीं करूंगा तो मुझे फ्यूचर में पछताना पड़ सकता है। चू डू ने यह सोचा और दांत पीसते हुए बोली लगाना जारी रखा। लेकिन वो जितना भी बढ़ाता, फैंग युआन भी उतना ही बढ़ाता रहा। कई राउंड्स के बाद चू डू आखिरकार इस पर टिका नहीं रह सका और उसने चुपके से कीन बाइशेंग को एक मैसेज भेजा, 10वीं सीक्रेट रूम से बात करने की इच्छा जताई। कीन बाइशेंग हैरान हुआ, लेकिन बिना किसी भाव के बदलाव के उसने मैसेज फैंग युआन को भेजे दिया। फैंग युआन की इजाजत से चू डू 10वें सीक्रेट रूम को एक लेटर भेजे सका। लेटर में चू डू ने लिखा, अगर फैंग युआन बोली की जंग से पीछे हट जाता है तो वो फैंग युआन का एक एहसान मानेगा और फ्यूचर के हालातों के अनुसार फैंग युआन के लिए उसी कीमत का एक काम करेगा। अगर फैंग युआन यूएस पर विश्वास नहीं करता तो वो एक इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके एक कसम ले सकते हैं। इतना ही नहीं, चू डू ने यह भी कहा कि वो फैंग युआन को रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल के असली मतलब के बारे में कीमती जानकारी देगा। फैंग युआन यह लेटर पढ़कर हैरान भी हुआ और खुश भी। इसमें कोई शक नहीं था कि चू डू ने यह लेटर इसलिए लिखा था क्योंकि वो कॉल्ड्रन स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू हासिल करना चाहता था और अपनी कमजोर फाइनेंशियल हालत की वजह से वो फैंग युआन से बात करके मामला सुलझाना चाहता था। फैंग युआन बिल्कुल भी एग्री नहीं करेगा। वो भी एक स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल था और जाहिर है कि वो इस रेयर कॉल्ड्रन स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू को हासिल करना चाहता था। जहां तक रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल के असली मतलब की बात है, फैंग युआन को पहले से ही उसका थोड़ा बहुत अंदाजा था। उसने तो खुद उससे फायदा भी उठाया था। मैंने तो सोचा था कि डोमिनेशन इमॉर्टल चू डू की जेब काफी गहरी होगी, लेकिन किसे पता था कि वो इतनी जल्दी अपना मजाक बनवा लेगा। लगता है उसकी किस्मत इस वक्त सबसे नीचे है। ही। फैंग युआन ने हंसी उड़ते हुए एक और ऊंची बोली लगा दी। चू डू ने दांत पीसते हुए बोली लगाना जारी रखा, लेकिन जिन चीजों से वो बोली लगा रहा था वो अलग अलग चीजों का मिश्रण था। फैंग युआन ने अपनी बोली फिर से बढ़ा दी, रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल्स जोड़ते हुए, जो एक रैंक 7 इमॉर्टल गू रिफाइन करने के लिए मेन रिफाइनमेंट मटेरियल का काम कर सकते थे। उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी।
छूडू ने आह भरी लेकिन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर से यहाँ वहां से छोटी मोटी चीजें जोड़ी और कई रैंक 6 इमॉर्टल मटेरियल्स की बोली लगाई। कुल कीमत फैंग युआन के रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल्स के बराबर थी। हॉल में बैठे गु इमॉर्टल्स को अब सुराग मिलने लगे थे। अजीब है, लॉर्ड चूडू की हालत काफी खस्ता लग रही है। मैंने सुना था कि डोमिनेशन इमॉर्टल ने कुछ महीने पहले एक ट्रिब्यूलेशन झेली थी। लगता है ट्रिब्यूलेशन से लगे जख्म काफी गहरे थे। चूडू ने याओ हुआंग से हीलिंग इमॉर्टल गु उधार लिया था और सुनने में आया है कि उस काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। गु इमॉर्टल्स आपस में धीरे धीरे बात करते हुए आ भर रहे थे। चूडू बेचैन हो रहा था, लेकिन कोई और था जो उससे भी ज्यादा बेचैन था, फंग जियुगे। यह डोमिनेशन इमॉर्टल भी सिचुएशन संभाल नहीं पा रहा है। फंग जियुगे ने निराशा महसूस की। वो उम्मीद कर रहा था कि चूडू अपनी ताकत से 10वें सीक्रेट रूम पर दबाव बनाएगा और उन्हें हराकर जीत हासिल करेगा। लेकिन चूडू की रेपुटेशन के बावजूद इस वक्त उसकी खराब फाइनेंशियल हालत एक ऐसा दृश्य बना रही थी जिसे फंग जियुगे और देख नहीं पा रहा था। उसके पास फैंग युआन को जीतने से रोकने का कोई तरीका सोचना ही पड़ा। वर्ल्डली वेव ट्रेस और डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन, यह दोनों इमॉर्टल गु 10वें सीक्रेट रूम के गु इमॉर्टल के हैं। ये शख्स रहस्यमयी है और लगता है इसका ओरिजिन बहुत बड़ा है। ये भी हो सकता है कि वो इंपीरियल कोर्ट केस का मुख्य दोषी हो। मैं उन्हें जानता हूं, लेकिन वो मेरे बारे में नहीं जानते। दुश्मन खुले में है जबकि मैं अभी अंधेरे में हूं। अगर मैं सीधे उससे डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन खरीद लूं तो यह ठीक नहीं होगा। ना सिर्फ उन्हें अनजाने में अलर्ट करने का चांस है, अगर उन्होंने कुछ सुराग लगा लिए और इमॉर्टल गु बेचने से माना कर दिया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फंग जियुगे सोचता रहा। उसके पास भी एक स्ट्रैटेजिक माइंड था। उसके पास दिमाग और ताकत दोनों थे। अगर ऐसा नहीं होता तो स्पिरिट एफिनिटी हाउस यूज इतना जरूरी काम नहीं सौंपता और नॉर्दर्न प्लेन्स में घुसपैठ करने वाले ग्रुप का लीडर बनाकर नहीं भेजता। अगर मैं सीधे दखल दूं और बोली में हिस्सा लूं तो वो भी ठीक नहीं होगा। मेन स्वॉर्डमास्टर यूलैन की आइडेंटिटी में हूं, लेकिन मैं पहले हाई वर्ल्डली वेव ट्रेस खरीद चुका हूं। अगर मैं खुलेआम डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन भी खरीद लूं और अगर 10वें सीक्रेट रूम वाले शख्स को वाटर पवेलियन के राज के बारे में पता हो तो मेरे एक्सपोज होने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। फंग जियुगे ने नॉर्दर्न प्लेन्स में चुपके से घुसपैठ की थी और अपनी पहचान भी बदल ली थी। भले ही वो बहुत शक्तिशाली था, वो दुश्मन के इलाके में लड़ रहा था, इसलिए उसको कुछ डर था। सबसे परेशानी वाली बात यह है कि इस ऑक्शन में अगर कोई दूसरों से ज्यादा बोली लगा भी दे, अगर सेलर उन्हें ना चुने तो ये फिर भी एक फेलियर होगा। भले हाई में दखल दूं और दूसरों को दबा दूं, इसका कोई खास मतलब नहीं होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट भी था। भले हाई फंग जियुगे बोली में सफल हो जाए और कॉल्ड्रन स्ट्रेंथ इमॉर्टल गु खरीद ले, वो उसका क्या करेगा? यूज स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गु नहीं चाहिए था, बल्कि वो स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गु बेचकर दूसरे ज्यादा सूटेबल इमॉर्टल गु लेना चाहता था। फंग जियुगे का मुंह सूख गया। उसने चाय की एक घूंट पी और उसके दिल में पछतावे का एहसास हुआ। अगर मैं अकेला ना होता और मेरी मदद करने के लिए कोई होता तो इस समस्या से निपटना बहुत आसान होता। लेकिन एक तरफ उसका मूव, वेगली फेमिलियर फेस, एक इमॉर्टल किलर मूव था और उस आसानी से दूसरों को नहीं दिया जा सकता था। दूसरी तरफ वो प्रिंस फंग जुआन के पास के गु इमॉर्टल्स को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसके पीछे का लॉजिक साफ था। अगर किसी भी चांस से फंग जियुगे की आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो प्रिंस फंग जियान पर ज्यादा आंच नहीं आएगी। प्रिंस फंग जियान यह ऐलान कर सकता था कि उसको कुछ नहीं पता और चुपके से अपना काम जारी रख सकता था। इन सब विचारों के साथ फंग जियुगे ने फैसला किया और चुपके से डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू से संपर्क किया। सिंगल रूम्स और में हॉल के गु इमॉर्टल्स आपस में सीधे संपर्क कर सकते थे, सीक्रेट रूम्स के विपरीत जहां चूडू सिर्फ कीन बाइशेंग के जरिए फैंग युआन से संपर्क कर सकता था। जब तक सीक्रेट रूम के अंदर कोई भी पार्टी संपर्क नहीं करना चाहता, मैसेज भेजने का कोई तरीका नहीं था। चूडू को स्वॉर्डमास्टर यूलैन का लेटर मिलने पर अजीब लगा। वो याओ हुआंग के काफी करीब था, लेकिन वो प्रिंस फंग जियान से सिर्फ एक बार मिला था। लेटर में फंग जियुगे ने कहा कि वो चूडू को फंड करने को तैयार है ताकि वो कॉल्ड्रन स्ट्रेंथ इमॉर्टल गु जीत सके। लेकिन उसने एक रिक्वेस्ट की, कहते हुए कि वो उम्मीद करता है कि चूडू इमॉर्टल मटेरियल ट्रू हेवन सिल्वर बेच देगा। लगता है व्हाइट हेवन की खोज में मुझे जो जख्म लगे थे उनका कुछ फायदा तो हुआ। मुझे 300 किलोग्राम ट्रू हेवन सिल्वर मिला, जो ट्रेजर येलो हेवन में भी बेहद दुर्लभ है। स्वॉर्डमास्टर यूलैन की मदद से मैं अभी भी कंपीट कर सकता हूं। चूडू को नेचुरली फंग जियुगे के असली इरादों पर थोड़ा शक था, लेकिन यूज कॉल्ड्रन स्ट्रेंथ इमॉर्टल गु हासिल करने की जल्दबाजी थी।
छूडू ने फौरन फंग जियोगे को जवाब दिया, दूसरे पार्टी की मदद के लिए शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा कि इस इवेंट के बाद वो ट्रू हेवन सिल्वर के सही लोकेशन पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगा। फंग जियोगे की मदद से छूडू का आत्मविश्वास बढ़ गया और उसने फिर से बोली लगाई। दुनिया के मामलों में बदलाव होते रहते हैं, जिससे रहस्यमयी और दिलचस्प नतीजे निकलते हैं। फैंग युआन के पिछले जीवन में छूडू लड़ाई में मारा गया था और कातिल फंग जियोगे था। ए फ्लैट फैंग युआन की वजह से ये दोनों लोग किस्मत के एक झटके से एक हो गए। दोनों का कोलैबोरेशन एक दूसरे के लिए फायदेमंद था। छूडू के लिए यूज कॉल्ड्रन स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू चाहिए था और फंग जियोगे की मदद सही वक्त पर मिली। फंग जियोगे के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प उसने छूडू को दी थी वो फ्यूचर में उस वापस मिल जाएगी। वो कम कीमत देकर फैंग युआन के टारगेट में बाधा डाल सकता था। बोली की कीमत और ऊंची होती गई। छूडू जैसे फिर से जिंदा हो गया था, उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया था और वो बिना हिचकिचाए बोली लगा रहा था। फैंग युआन इस पर हैरान था। लैंग या ब्लेस्ड लैंड से माइल इमॉर्टल मटेरियल्स को इस्तेमाल करने के बाद उसके पास पहले हासिल किए गए इमॉर्टल मटेरियल से बोली लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। फंग जियोगे को गुस्सा आने लगा। यह इमॉर्टल मटेरियल्स पहले उसके थे। उसने सोचा नहीं था कि उन्हें निकालने के बाद वो इतनी जल्दी उसके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन फंग जियोगे के पास जारी रखने के अलावा कोई चारा नहीं था, जबकि वो सिचुएशन को भी कैलकुलेट कर रहा था। लगता है वर्ल्डली वेव ट्रेस इमॉर्टल गू वाली सिचुएशन फिर से रिपीट होने वाली है। डोमिनेशन इमॉर्टल छूडू लगता है स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू को हासिल करने पर तुला हुआ है। दसवां सीक्रेट रूम शुरू से हाई स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू मांग रहा है और अब छूडू से कंपीट कर रहा है। दोनों में से कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। लगता है ऑक्शन में एक और उछाल आने वाला है। गू इमॉर्टल्स मेन हॉल में आपस में चर्चा कर रहे थे। फैंग युआन आखिरकार बैठा नहीं रह सका, उसने अपनी सीट छोड़ी और सीक्रेट रूम में चक्कर काटने लगा। छूडू के पास साफ तौर पर कोई उम्मीद नहीं थी और इसलिए उसने लेटर भेजा, लेकिन फिर उसकी दौलत में इतना उछाल कैसे आया? कहीं वो कमजोर होने का नाटक तो नहीं कर रहा था? नामुमकिन। उसके दिमाग में छेड़ होना चाहिए अगर वो इतनी बेकार प्लान इस्तेमाल करे। इसका मतलब कोई उसकी मदद कर रहा है। फैंग युआन ने माथे पर बाल डाले। उसे एक एहसास हो रहा था, लेकिन वो ठीक से समझ नहीं पा रहा था। ये कौन था जो छूडू की मदद कर रहा था? ये शख्स उसकी मदद क्यों कर रहा था? ऊपर से ये दो लोगों के बीच का मुकाबला था, लेकिन फैंग युआन को लग रहा था कि अंधेरे में कोई और भी इसमें शामिल है। फैंग युआन ने अपने इमॉर्टल ज़ॉम्बी सर पर थपकी मारी और फिर से अपनी सीट पर बैठ गया और अपने दिमाग में मौजूद विल्स का इस्तेमाल करके सोचने लगा। सोचते सोचते उसने बोली लगाना जारी रखा। 2 और बोलियों के बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। अभी अभी की सोच ने उस कुछ नतीजे दिए थे, जैसे उसने कुछ अनुमान लगाए। मुझे ये कॉल्ड्रन स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू हर हाल में चाहिए। फैंग युआन अचानक चिल्लाया, अपनी ताकत का झूठा प्रदर्शन करते हुए। सेलर को जो भी चाहिए बोलो, मैं न्यूज़ पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। यही बात मेरे लिए भी है, सेलर को जो भी चाहिए कृपया बोलें। छूडू एक पल के लिए शांत रहा और फिर उसने भी पीछा किया, कोई कमजोरी नहीं दिखाई। हॉल में हंगामा मच गया। 10वें सीक्रेट रूम में जो शख्स है वो मामूली नहीं है, सीधे छूडू को चैलेंज कर रहा है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। फिर से शुरू हो गया ऑक्शन का दूसरा चरण। वर्ल्डली वेव ट्रेस की नीलामी भी ऐसी ही थी। ए फ्लैट, देखते हैं सेलर क्या मांगता है। सेलर ने ज्यादा देर नहीं सोचा, फौरन एक नई जरूरत बताई, एक विजडम पाथ इनहेरिटेंस। छूडू ने यह रिक्वेस्ट सुनकर एक कड़वी मुस्कान दी। यूज विजडम पाथ इनहेरिटेंस कहां से मिलता? विजडम पाथ बहुत समय से था, लेकिन यह हमेशा एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास होता आया था और बेहद रहस्यमय और दुर्लभ था। सेलर ने गर्मा गर्म बोली की जंग देखी और लालची हो गया, ऐसी हद से ज्यादा रिक्वेस्ट कर दी। फंग जियोगे ने भी एक कड़वी मुस्कान दी। उसके पास कई इमॉर्टल गूद, लेकिन सेलर की विजडम पाथ इनहेरिटेंस की रिक्वेस्ट ने उसके लिए चीजें अजीब कर दी। विजडम पाथ दुर्लभ था, यहां तक कि दास महान पुराने सेक्ट्स में भी उनके पास सिर्फ कुछ हाई विजडम पाथ इनहेरिटेंसेस थे। फैंग युआन ने ट्रेजर येलो हेवन में विजडम पाथ इनहेरिटेंस के लिए बड़ी कीमत पर मांग की थी, लेकिन यह पूरी नहीं हुई थी। आखिरकार जब उसकी किस्मत चमकी तो उस सिर्फ एक अधूरी इनहेरिटेंस मिली, वो भी इसलिए क्योंकि दूसरे पार्टी को एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट की लाश की सख्त जरूरत थी। विजडम पाथ गू वॉर्म्स बहुत थे, लेकिन विजडम पाथ इनहेरिटेंसेस दुर्लभ थे। कुछ देर के लिए फैंग युआन और छूडू शांत हो गए।
चैप्टर 756 फैंग युआन वीएस फंग जियो गे सेलर एक विजडम पाथ इनहेरिटेंस मांग रहा था। ये सच में एक हद से ज्यादा डिमांड थी। पहले फैंग युआन ने जो इमोर्टल मटेरियल की लिस्ट फेंकी थी उसमें कम से कम गू इमोर्टल्स के पास कुछ ना कुछ तो होता ही था, लेकिन विजडम पाथ इनहेरिटेंसेस बेहद दुर्लभ थे। भले ही कोई विजडम पाथ गू इमोर्टल हो, वो अपनी खुद की इनहेरिटेंस नहीं बेचेगा जो उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है। छू डू के पास कोई विजडम पाथ इनहेरिटेंस नहीं था और ना हाइफंग जियोगे के पास। फैंग युआन के पास सिर्फ एक अधूरा विजडम पाथ इनहेरिटेंस था। वो बेहद अधूरा था, वो जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता था। वो सीट पर बैठा अपने सूखे होठ चाट रहा था और चुप था, लेकिन उसका दिल उम्मीद से भर रहा था। एक पाल में, चाहे वो दसवां सीक्रेट रूम हो या डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू, दोनों हाय नहीं बोले। हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। आखिरकार हॉल में फिर से चर्चा शुरू हो गई। एक विजडम पाथ इनहेरिटेंस मांगना, ये शर्त बहुत ज्यादा है। एक विजडम पाथ इमॉर्टल गुहाई काफी था, उन्हें अभी भी विजडम पाथ इनहेरिटेंस का लालच है। ही ये तो सीधे सीधे लालच में अंधा होना है। ऐसी शर्त दसवां सीक्रेट रूम और डोमिनेशन इमॉर्टल पूरी नहीं कर सकते। पहले की गर्मा गर्म बोली बर्बाद हो गई। यह कॉल्ड्रन स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू शायद बिना बाइक हाई रह जाए, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बिना बाइक इमॉर्टल गू ऑक्शन के दूसरे राउंड में सीक्वेंस के हिसाब से आएंगे। कॉल्ड्रन स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू के इस सेलर को भी कुछ गड़बड़ लगी। वो चिंतित हो गया और उसने जल्दी से कुछ जोड़ा। कीन बाई शेंग ने उसका ट्रांसमिशन रिसीव किया और फिर से ऐलान किया, विजडम पाथ इनहेरिटेंस का पूरा होना जरूरी नहीं है, एक अधूरा विजडम पाथ इनहेरिटेंस भी चलेगा। ऑफ कोर्स, जितना ज्यादा कंप्लीट होगा उतना ही बेहतर होगा। फैंग युआन जोर से हंसा। उसके पास एक काफी अधूरा विजडम पाथ इनहेरिटेंस था। उसकी बोली 10वें सीक्रेट रूम के अंदर से आई, मेरे पास एक अधूरा विजडम पाथ इनहेरिटेंस है। छूडू ने फैंग युआन की बोली सुनी और उसका दिल उछाल पड़ा। उसके पास तो अधूरा इनहेरिटेंस भी नहीं था, लेकिन उसके दिल में अभी भी उम्मीद थी। उसने अपनी उम्मीदें स्वॉर्डमास्टर यूलैन पर टिका दी। उसके हिसाब से स्वॉर्डमास्टर यूलैन के पीछे प्रिंस फंग जियान का सपोर्ट था। उनका फाउंडेशन कमाल का था और उनके पास शायद एक अधूरा विजडम पाथ इनहेरिटेंस होगा। फंग जियोगे ने फीकी हंसी हंसी। स्पिरिट एफिनिटी हाउस ने सच में अधूरे विजडम पाथ इनहेरिटेंसेस जमा किए थे, लेकिन उसके पास अभी कोई नहीं था। उसने जल्दी से अपने इमॉर्टल एपर्चर में होल अर्थ गू का इस्तेमाल किया और दूसरे 9 सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स से कम्युनिकेट किया। 9 सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स को फंग जियोगे की हरकतों के बारे में पता था। सच तो यह था कि वो चुपके से क्रिम्सन रीड मार्श के पास छुपे हुए द फंग जियोगे की मदद करने के लिए इंतजार कर रहे थे। फंग जियोगे का मैसेज मिलने के बाद उनमें से 2 के पास एक अधूरा इनहेरिटेंस था। एक ओल्ड ऑरेकल के पास था, वो एंशिएंट सोल सेक्ट से था और एक विजडम पाथ गू इमॉर्टल था। दूसरा मिरियड ड्रैगन डॉग के चेन जेंची के पास था। वो एक फ्लाइंग ग्रैंड मास्टर था और उसने एक बार एक इनहेरिटेंस ग्राउंड एक्सप्लोर किया था जहां उसे एक चांस से मिल गया था। फंग जियोगे ने उनका मैसेज रिसीव किया और बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से उनसे इंटरैक्ट किया। विजडम पाथ इनहेरिटेंसेस, भले ही अधूरे हों, काफी कीमती थे। ओल्ड ऑरेकल और चेन जेंची फंग जियोगे के सेक्ट से नहीं थे। भले ही वो होते, उन्हें फिर भी हिसाब किताब ठीक से करना पड़ता। एक पाल में फंग जियोगे ने चेन जेंची से बात पूरी कर ली और कुछ कीमत देकर उससे अधूरा विजडम पाथ इनहेरिटेंस खरीद लिया। लेकिन उस पाने के बाद फंग जियोगे हिचकी चेन लगा। वो नेचुरली अधूरा विजडम पाथ इनहेरिटेंस चूडू को दे सकता था, लेकिन इस तरह से करना बहुत जाहिर था। उसने पहले चूडू से झूठ बोला था, कहते हुए कि यूज चूडू के इमॉर्टल मटेरियल्स ट्रू हेवन सिल्वर चाहिए, लेकिन अब सिर्फ ट्रू हेवन सिल्वर के लिए वो यूज कीमती अधूरा विजडम पाथ इनहेरिटेंस दे रहा था। ये सोने के बदले चांदी छोड़ने जैसा था, इसका कोई मतलब नहीं बनता था। फंग जियोगे इमेजिन कर सकता था, जैसे ही वो ये इनहेरिटेंस दिखाएगा, चूडू उसके असली इरादों पर शक करने लगेगा। ओ, अगर मेरे पास कोई साथी होता जो सिचुएशन को समझता, तो वो अब बोली लगा सकता था। फंग जियोगे ने फिर से आह भरी। इस सिचुएशन में 80% चांस है कि सेलर 10वें सीक्रेट रूम को चुनेगा। बदकिस्मती से जिस सेलर ने इमॉर्टल गू नीलम किया है, मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर सकता। जैसे हाइफंग जियोगे चूडू के शक का रिस्क लेने वाला था और अधूरा विजडम पाथ इनहेरिटेंस निकालने वाला था। चूडू बोला, मेरे पास कोई इनहेरिटेंस नहीं है, मैं इस बोली से पीछे हटा हूं। फंग जियोगे हैरान रह गया। सच तो ये था, थोड़ी देर इंतजार करने के बाद चूडू के दिल में जो छोटी सी उम्मीद थी, वो खत्म हो गई। उसने इस बारे में सोचा,
उसका रिश्ता स्वॉर्डमास्टर यू लन और प्रिंस फंग जियान से गहरा नहीं था, दूसरी पार्टी सिर्फ ट्रू हेवन सिल्वर की वजह से उसकी मदद कर रही थी। भले ही उनके पास विजडम पाथ इनहेरिटेंस होता, वो उसकी मदद करने के लिए इतना बड़ा बलिदान क्यों देते? सिर्फ 300 किलोग्राम ट्रू हेवन सिल्वर के लिए? ये साफ तौर पर नामुमकिन था। चू डू एक समझदार इंसान था, भले ही वो एक अकेला कल्टिवेटर था, उस अपनी इज्जत प्यारी थी। फैंग युआन ने बहुत पहले ही अपना ऑफर दे दिया था, इतने सारे लोग देख रहे थे, चू डू चुप रहकर इस मामले को टाल नहीं सकता था। इसलिए उसने करंट बोली से पीछे हटने का ऐलान कर दिया। फंग जिउगे का चेहरा उतर गया जब चू डू ने ऐलान किया कि वो पीछे हट रहा है, तो वो इसके पीछे की वजह समझ गया। एक पाल में फैंग युआन की जीत पक्की हो गई। फंग जिउगे को समझ नहीं आया कि क्या कहे। क्या यूस चू डू को बहुत ज्यादा स्मार्ट होने के लिए दोष देना चाहिए, जिसने पहले ही अनुमान लगा लिया? फंग जिउगे खुद हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसके पास कोई साथी नहीं था, उसके हाथ बंधे हुए थे और उसके लिए कुछ भी मैनिपुलेट करना मुश्किल था। लेकिन भले हाई डिलाइट इन वाटर इन माउंटेन इमॉर्टल गू दे दिया जाए, अभी भी उम्मीद है। ओपन ऑक्शन के बाद फ्री ट्रांजैक्शन पीरियड भी है। फंग जिउगे ने खुद को तसल्ली दी, उसकी मानसिक स्थिति जल्दी से आम हो गई। उसने जिंदगी में कई तूफानों और मुश्किलों का सामना किया था जिन्होंने उस बेहतर बनाया था, वो फैंग युआन के बराबर थे। अगर वो ना होते, तो वो आज का फंग जिउगे ना होता। फंग जिउगे एक ऐसा शख्स था जिसमें फैंग युआन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वो कभी हार नहीं मानते थे और उन्हें टेम्पररी फेलियर या नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और जरूरत पड़ने पर वो अपना स्टेटस भी नीचे कर सकते थे। कॉल्ड्रन स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू के लिए कंपटीशन का नतीजा काफी साफ हो गया था। डोमिनेशन इमॉर्टल चू डू ने हार मान ली, जबकि फैंग युआन ने एक अधूरा विजडम पाथ इनहेरिटेंस ऑफर किया। लेकिन जैसे हाइकिन बाइशेंग फैंग युआन को बोली देने का ऐलान करने वाला था, एक तीसरा कंपेटिटर सामने आ गया। 11वां सीक्रेट रूम भी बोली लगा रहा है, वो एक विजडम पाथ इमॉर्टल गू, एक अधूरा विजडम पाथ इनहेरिटेंस और 10वें सीक्रेट रूम के बराबर के इमॉर्टल मटेरियल्स निकाल रहे हैं। कीन बाइशेंग ने अचानक ऐलान किया। ये एक अनापेक्षित सिचुएशन थी, ने हॉल में बैठे गू इमॉर्टल्स को बहुत दिलचस्पी थी। एक और रहस्यमय गू इमॉर्टल बोली की कंपटीशन में आ गया है। 11वां सीक्रेट रूम, वो इतनी ऊंची बोली लगा सकते हैं। ऑक्शन ने सच में कुछ जबरदस्त कैरेक्टर्स को बुलाया है। स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू कब से इतने पॉपुलर हो गए, हर कोई इसके लिए लड़ रहा है? कीन बाइशेंग दूसरों से ज्यादा कंफ्यूज था। उस पता था कि ताई बाई यून शेंग और फैंग युआन एक साथ आए थे, उन्हीं साथी होना चाहिए था। वो अब एक दूसरे से कंपीट क्यों कर रहे थे? सिर्फ वही नहीं, बोली लगाने वाला ताई बाई यून शेंग भी कंफ्यूज था। उस अभी अभी फैंग युआन का ट्रांसमिशन मिला था, जिसमें उस ये बोली लगाने के लिए कहा गया था। क्योंकि सेलर सिर्फ एक ही शख्स से डील कर सकता था, चाहे वो फैंग युआन को चुने या ताई बाई यून शेंग को, उन्हें सिर्फ एक ही बोली मिलेगी। शुरू से आखिर तक फैंग युआन ने ऑक्शन के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। फैंग युआन 10वें सीक्रेट रूम में बैठा था, उसकी उंगली उसकी सीट के आर्मरेस्ट पर थपथपा रही थी। उसकी उंगली तब तक बैंड थी जब तक सिर्फ एक पतली सी लकीर नहीं रह गई। उसने बोली लगाना जारी रखा और ताई बाई यून शेंग से कंपीट करता रहा। कई राउंड्स के बाद ताई बाई यून शेंग ने इधर उधर से मटेरियल्स जोड़कर अपनी सीमित फाइनेंसेस दिखाई। इसके बाद उसने जानबूझकर बोली लगाने से पहले हिचकिचाहट दिखाई, एक बदलता हुआ मन दर्शाया। कई और राउंड्स की बोली के बाद ताई बाई यून शेंग को कीन बाइशेंग से एक नोटिफिकेशन मिला। उसकी मंजूरी के बाद उसे एक दूसरे शख्स से एक लेटर मिला। इस लेटर का कंटेंट डोमिनेशन इमॉर्टल को लिखे गए लेटर जैसा ही था। ताई बाई यून शेंग के पास मौजूद एक इमॉर्टल मटेरियल को बहाना बनाकर उसने देखा कि ताई बाई यून शेंग बोली जारी रखने में असमर्थ था और वो इस इमॉर्टल मटेरियल के बदले यूज फंड करने को तैयार था। जूनियर ब्रदर, जैसा तुमने सोचा था, कोई मुझे फंड करने को तैयार है। ताई बाई यून शेंग ने चुपके से फैंग युआन को यह बताया। ओह, फैंग युआन ने अपनी उंगली खोली, अनजाने में ही अपनी पीठ सीधी करते हुए, कौन? स्वॉर्डमास्टर युलान। स्वॉर्डमास्टर युलान? फैंग युआन की ईद में एक अजीब सी चमक आ गई। स्वॉर्डमास्टर युलान, प्रिंस फंग जियान। वो अब और बैठ नहीं सकता था, उसने कमरे में चक्कर काटना शुरू कर दिया। फैंग युआन का पहले का प्लान सिर्फ अपने मन में एक अनुमान को पक्का करना था। ए फ्लैट जब उसने अपने टेस्ट का एक नतीजा देखा, फैंग युआन थोड़ा हैरान हुआ। डोमिनेशन इमॉर्टल चू डू को फंडिंग मिली, इसलिए वो मुझसे कंपीट कर सका। ये शख्स शायद स्वॉर्डमास्टर युलान हाई है। अगर ये वो है, तो उसने चू डू और ताई बाई यून शेंग को फंड क्यों किया?
ये जरूर इमॉर्टल मटेरियल्स के लिए नहीं है, बल्कि मेरे डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन इमॉर्टल गू को दूसरे लोगों के हाथों में जाने से रोकने के लिए है। डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन इमॉर्टल गू मेरे हाथों में बेकार है, इसलिए मैं इसे बेच रहा हूं। लेकिन अगर ये कॉल्ड्रन स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू के सेलर के हाथों में आ गया, तो वो डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन इमॉर्टल गू को फिर से नहीं बेचेगा, क्योंकि वो इसे रखना चाहेगा। स्वॉर्डमास्टर यूलैन ने पहले एक बड़ी रकम खर्च की और डू स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके वर्ल्डली वेव ट्रेस गू हासिल किया। ए फ्लैट, वो हर तरह से मुझे डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन गू बेचने से रोकने की कोशिश कर रही है, ऐसा क्यों? जवाब पहले ही उसके दिमाग में चमक रहा था, वो था रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस, वाटर पवेलियन। फैंग युआन कमरे में चक्कर काटते हुए सोचने लगा। थोड़ी देर बाद वो अपने कदमों पर रुका, अपना सर उठाया। सीक्रेट रूम का दृश्य एक तस्वीर जैसा था, लेकिन फैंग युआन की निगाहें गहरी थी, जैसे वो भ्रम की पाटन को चीर कर में हॉल में बैठे गू इमॉर्टल्स को देख रहा हो। उसने स्वॉर्डमास्टर यूलैन को देखा जो सिंगल रूम में थी, उसने नॉर्दर्न प्लेन्स के बाहर के इलाके को भी देखा, वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट था। फैंग युआन की निगाहें बर्फ जैसी थी, उसने अपने मन में ठंडी हंसी हंसी, कमाल है, क्या चाल है। मेरे पिछले जीवन में 5 रीजन्स की कियोटिक वॉर के दौरान स्पिरिट एफिनिटी हाउस के एक सुप्रीम एल्डर ने प्रिंस फंग जियान का दिल जीत लिया था और यूज रिक्रूट कर लिया था। प्रिंस फंग जियान अचानक स्पिरिट एफिनिटी हाउस में शामिल हो गया। इसने लोगों को चौंका दिया। उसने लगभग मा होंगियो को मार ही डाला था, जो एक रैंक 7 गू इमॉर्टल बन गया था, जिससे नॉर्दर्न प्लेन्स की सिचुएशन बेहद खराब हो गई। नॉर्दर्न प्लेन्स ने बड़ी संख्या में गू इमॉर्टल्स को कुर्बान किया, अनगिनत इलाके खो दिए, और स्पिरिट एफिनिटी हाउस सबसे आगे था, 10 महान पुराने सेक्ट्स में नंबर 1 पर। सोचना भी अजीब लगता है कि प्रिंस फंग जियान हमेशा से स्पिरिट एफिनिटी हाउस का एक मोहरा था। फंग जियुगे ने वेगली फैमिलियर फेस का इस्तेमाल किया था। फैंग युआन सच्चाई का पता नहीं लगा सका। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान पुराने सेक्ट्स ने फंग जियुगे और दूसरे गू इमॉर्टल्स को नॉर्दर्न प्लेन्स में घुसने का आदेश दिया था। यह एक टॉप सीक्रेट मिशन था। कई विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स ने मिलकर उनकी हरकतों के सभी सबूत मिटा दिए थे। फैंग युआन के इंटेलिजेंस गैदरिंग मेथड्स के हिसाब से वो नेचुरली कुछ भी पता नहीं लगा पाता। फैंग युआन ये बातें नहीं जानता था, लेकिन फंग जियुगे फेरी यूलैन की आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहा था। इसने उल्टा फैंग युआन को यूएस बड़े राज का पता लगाने में मदद की जो स्पिरिट एफिनिटी हाउस छुपा रहा था। चैप्टर एंड।